हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे एनसीईआरटी की किताब कंप्लीट समरी, जो उसका होगा 6वां लेसन। इसके पहले हम 5 लेसन कर चुके हैं, आज हमारा 6वां लेसन है। ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। कि पृथ्वी के जो स्थल रूप हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आप अगर कहीं हिमाचल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पर्वत मिलेंगे। अगर आप जाएंगे दक्षिण में तो वहाँ पर आपको पठार मिलेंगे, जिसे प्लेट्यू कहते हैं। अगर आप किसी नॉर्थन इंडिया में हैं तो आपको ज़्यादातर मैदान मिलेंगे। तो हमारा जो भारत का जो लैंड फॉर्म है, जो स्थल रूप है, वो समान नहीं है, वो बहुत ही भिन्न है। ठीक है, कहीं पर आपको बहुत ही उपजाऊ शक्ति मिलेगी, जैसे राजस्थान में जाएंगे तो आपको डेजर्ट मिलेंगे, रेगिस्तान मिलेंगे, जहाँ पर बिल्कुल भी आप फसलें नहीं उगा सकते, वहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं उगता। तो हम उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना लेसन मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो जो हमारी ये जो पर्वत बने हैं, जो हमारे मैदान बने हैं और पठार बने हैं, प्लेट्यू, माउंटेन्स, तो ये कैसे बने हैं? इसके लिए जो हमारे धरती के अंदर कुछ आंतरिक प्रक्रियाएं होती हैं, इंटरनल प्रोसेस चलती रहती हैं। ठीक है, उन्हीं की वजह से ये क्या बनते हैं, ये हमारी दूसरे लैंड फॉर्म्स बनते हैं, स्थल रूप हैं, इन्हीं की वजह से बनते हैं। जैसे कि अंदर कोई प्रक्रिया हुई जिससे एक जो प्लेट्स होती हैं ना हमारे धरती के अंदर, एक धस गई नीचे, 2 प्लेट्स हैं, एक नीचे धस गई, एक ऊपर आ गई। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक नई जो स्थल रूप है, एक नया स्थल रूप उभर के सामने आता है। इसी तरह एक्सटर्नल फोर्सेस भी हो सकती हैं, जिसे बाह्य प्रक्रिया भी कहते हैं। जैसे कि कोई भी अगर हवा चल रही है, बहुत तेज़ी से हवा चल रही है, तो उसमें हजारों साल लग जाते हैं। जब वो वहाँ से हवा तेज़ी से आती है, वहाँ से मिट्टी उड़ाकर दूसरी जगह ले जाती है। तो इसी तरह खुर्च खुर्च कर मिट्टी लेकर जाती रहती है और दूसरी जगह एक नई स्थल की जो फेस है, जो स्थल का जो फेस है, वो चेंज होकर कुछ और बन जाता है। वहाँ की जो लैंडफॉर्म है बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब एक स्थान से दूसरी जगह पर कोई मिट्टी मृदा अपर्दन होता है ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए तो क्या होता है, तो यहाँ की जो मिट्टी होती है, यहाँ की जो मिट्टी, वहाँ पर बारिश आने से ये सारी मिट्टी बहकर कहीं और जगह पे चली जाती है। तो ये क्या है? ये अपर्दन है। ये कैसे हो रहा है? ये सब प्राकृतिक एजेंट्स हैं जो कि अपर्दन में मदद करते हैं, जो कि एक स्थान से दूसरे जगह ऐसे जो वहाँ की स्थल की जो फेस है, लैंड की जो सरफेस है, उसे चेंज करने में ये मदद करते हैं। और जब एक स्थान से दूसरी जगह जब वो मिट्टी चली जाती है तो उसे डिपोजिशन कहते हैं, जिसे निक्षेपण कहते हैं। और अपर्दन क्या होता है? जब एक जगह से वो मिट्टी खुर्च चली जाए और जब दूसरी जगह चली जाए, उसे निक्षेपण। जब वो ये वाली प्रक्रिया को हम इरोजन कहते हैं। कौन सी? इरोजन। द वेयरिंग अवे द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड इरोजन। ठीक है, तो इससे अपर्दन और निक्षेपण से कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बनती हैं? उससे बनती हैं माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन। जो स्थल रूप हैं कौन कौन से बनेंगे? पर्वत, पठार और मैदान। तो हम पहले बात करेंगे पर्वतों की, कि पर्वत कैसे बने। जैसे कि हम पर्वत मानेंगे किसे, कि कौन सा पर्वत होगा? हम मैदान को तो नहीं पर्वत कहते। पर्वत की जो कुछ शेप होगी कुछ ऐसी होगी, नीचे से चौड़ा होगा, ऊपर से पतला होगा, ऊपर एक कोन जैसी शेप बनेगी, बहुत ही समुद्र तल की ऊंचाई से बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा। समुद्र तल से ये काफ़ी ऊंचे होते हैं। और जो हमारे विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंटेन है, वो कौन सा है? वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 48 मीटर। ठीक है, और इनके जो कई माउंटेन्स इतने लंबे होते हैं कि ये बादलों में छिप जाते हैं। हम देखते हैं कि बादलों में छिप नहीं जाते, कि बादलों से भी ऊंचे चले जाते हैं, ये इतने ऊंचे होते हैं। ठीक है, तो ग्लेशियर्स, कई माउंटेन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें दिखेगा कि वो बर्फ़ से ढके होते हैं, उन पर ग्लेशियर होती है, हिमानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। और कई बार हम ऐसे भी माउंटेन्स होते हैं जिन्हें, जो धरती के अंदर होते हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते। और माउंटेन्स पर लोग भी बहुत कम रहते हैं। क्यों कम रहते हैं? मैदानी भाग पे सबसे ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि मैदानी भागों पर लोग घर अच्छे से बना सकते हैं, खेती बाड़ी अच्छे से कर सकते हैं, उनको ज़्यादा ना ठंड लगेगी ना गर्मी लगेगी। वहाँ पर लोग समान रूप से अच्छे ढंग से रह सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की कोई जो फैसिलिटीज़ है वो आसानी से मिल जाएगी। पहाड़ों में, पर्वतों में इतना सब कुछ नहीं मिलता। अगर कोई एक बार भी अर्थक्वेक आ गया तो वहाँ की जो
नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा होता है, पर मैदानी भागों में एज कंपेरिजन टू माउंटेन्स इतना नुकसान नहीं होता। तो इसलिए जो माउंटेन्स हैं उनके नुकसान भी हैं, पर माउंटेन्स के काफ़ी फ़ायदे भी हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये क्या है, ये आपको कुछ दिख रहा होगा, ये स्थल, ये यहाँ पर एक गुड़िया एक एक्सपेरिमेंट कर रही है। जैसे कि इन्होंने दो कागज़ लिए हैं, इनको क्या किया, दोनों साइड से फोर्स लगाई, देखो यहाँ से इधर से फोर्स लगाई और इधर से फोर्स लगाई, तो ये देखो यहाँ पर 3 कागज है ना, फोल्ड होकर ऐसे बन गए। इसी तरह ये पर्वत भी हैं, इसी तरह बनते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। ये देखिए, इधर से फोर्स लगी और इधर से फोर्स लगी, तो ये क्या बन गए, ये फोल्ड माउंटेन्स बन गए। फोल्ड माउंटेन्स को हम वलित पर्वत कहते हैं। जैसे कि दो ये माउंटेन्स, ये कोई रॉक्स है, कोई पर्वत है, कोई भी स्थलकृति है, इधर से कुछ फोर्स लगी, नेचुरल फोर्सेस लगी अंदर से, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस लगती हैं ना, आंतरिक और बाहरी फोर्सेस लगती हैं, ठीक है, वो बल लगता है। इससे क्या हुआ, ये कुछ ऐसे वाली कृति बन गई। तो ये कौन से माउंटेन बन गए, ये कौन से पर्वत हुए, ये हुए वलित पर्वत, जिसे हम इंग्लिश में ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। ठीक है, जो हमारे जो पर्वत हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं कई, तो जैसे कि हिमालयाज़ हैं, हिमालयाज़ के अंदर सिर्फ बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारी पर्वतों की लड़ी होती हैं, रेंजेस होती हैं। और अल्प्स हैं, एंडीज हैं। अल्प्स कहाँ पर है, अल्प पर्वत लड़ी कहाँ पर है, ये है यूरोप में। और एंडीज कहाँ पर है, एंडीज है साउथ अमेरिका में। और जो हमारी एशिया में कौन सी है, एशिया में हिमालयाज़ है, और यूरोप में अल्प्स, और साउथ अमेरिका में एंडीज हैं। और रॉकी पर्वत की बात करें, रॉकीज पर्वत लड़ी, रॉकीज माउंटेन रेंजेस, ये कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में। तो हमारे जो 3 प्रकार के जो हैं 3 टाइप्स के जो माउंटेन्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले कौन सा आता है, फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स, हिंदी में वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ्य पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत जो होते हैं वलित पर्वत। ये कैसे बनते हैं, जब 2 जगह से फोर्सेस लगती हैं, दोनों साइडों से फोर्सेस लगती हैं, तो ये लहरेदार जैसी ये स्थल रूप बन जाता है। जो पर्वत होते हैं ये कुछ ऐसे बन जाते हैं, आप ये देखिए इमेज में, ठीक है, ऐसे बन जाते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। फोल्ड माउंटेन्स के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमारे जो पर्वत हैं, हिमालय वाले पर्वत हैं, ये कौन से माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। और जो अल्प्स पर्वत हैं, ठीक है, ये हिमालय, अल्प्स और अपलेशियन पर्वत जो कि अमेरिका में है, ये सारी किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं वलित पर्वत की। ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम्पल में कि वलित पर्वत दिया होगा, आपको वह कहेगा कि इसमें से कौन सा वलित पर्वत नहीं है, कौन सा वलित पर्वत है, कौन सा इसमें से ब्लॉक माउंटेन्स है, या कौन सा आपका वोल्केनिक माउंटेन है। ठीक है, अरावली रेंज इन द इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। जो अरावली रेंज है, जो कहाँ पर है, राजस्थान में है, ये दुनिया की बहुत ही ज़्यादा पुरानी ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स में ये गिनी जाती है। क्यों, क्योंकि ये इरोजन की जो हमने प्रक्रिया पढ़ी थी ना, अपरदन की या डिपोजिशन की, वो बहुत ही ज़्यादा घिस चुके हैं, वो पर्वत बहुत ही ज़्यादा टूट फूट चुके हैं, उनकी जो ऊंचाई है वो भी बहुत ही कम रह गई है। और अपलेशियन पर्वत कहाँ पर है, अपलेशियन पर्वत ये नॉर्थ अमेरिका में है। और जो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत हमने पढ़ा था, रशिया और यूरोप को दोनों को अलग करता है, उसको हम यूराल पर्वत है, उसका नाम यूराल पर्वत है, आपने याद रखना है। और ये इसकी जो ऊंचाई है यूराल पर्वत की और अपलेशियन पर्वत की, ये बहुत ही कम है, क्योंकि ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। क्या हैं, पुराने वलित पर्वत हैं, जैसे कि अरावली है। और हमारे नए वलित पर्वत कौन कौन से हैं, जैसे कि हिमालयाज हो गया, अल्प्स हो गया जो कि यूरोप में है, ये सारे इनकी जो ऊंचाई है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है, अब हम कौन से पढ़ेंगे, ब्लॉक माउंटेन्स। हमने अभी कौन से पढ़े थे, वलित पर्वत पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं, अब आप ये इमेज देख रहे हैं, जैसे कि ये पीस ऑफ रॉक है, ठीक है, ये ऊपर को उठ गया, फोर्स लगी, कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस लगी, और ये ऊपर को उठ गया, ये वाला भाग, और ये वाला भाग नीचे धस गया, ये वाला भाग ऊपर उठ गया, ये वाला भाग नीचे चला गया। तो ये इस हिसाब से, इस प्रक्रिया से जो बनती है स्थलाकृति, जो भी माउंटेन्स इस तरह से बनते हैं, उसे हम ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी लहरेदार दूसरी नहीं बनी, जैसे कि वलित पर्वत बने थे। इसमें जो सबसे ज़्यादा ऊपर वाला भाग जो निकल जाता है उसे हम हॉर्स्ट कहते हैं, हॉर्स्ट, और जो भाग नीचे धस जाता है उसे हम ग्रैबन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स भी आप याद रखना। जो राहाइन वैली है, राहाइन वैली कहाँ पर है, ये है यूरोप में,
ठीक है, राइन वैली और वॉसगैस। ये सीटेट में भी वैसे पूछा गया था कि इसमें से कौन सा पर्वत वलित नहीं है, उसमें वॉसगैस भी दिया हुआ था कि उसमें से कौन सा फोल्ड वलित पर्वत नहीं है। तो इसका जो आपने याद रखना है, राइन वैली और वॉसगेस माउंटेन्स इन द यूरोप आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन सिस्टम्स, इसका ये होगा। अब आपको इन्होंने एक प्रक्रिया करने को कही है, अगर आप घर पे इसको जरूर ट्राई करके देखना। आपने एटलस खोलना है और उसमें देखना है कि ये सारे लैंडफॉर्म्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आपने मेन एंडीज, रॉकीज, अल्प्स, हिमालय, अपलेशियंस, माउंट एवरेस्ट, सभी को आपने एक बार ट्राई करने की कोशिश करनी है कि आपको मैप्स में वो मिल जाएं। अब आ गया वोल्केनिक माउंटेन्स। वोल्केनिक माउंटेन्स कौन से होंगे? जो कि वोल्केनो द्वारा बनाए जाएंगे। जैसे कि जब वोल्केनो से जब ये ज्वालामुखी निकलेगा, तब ये जो ऊपर इनके जो लावा निकलेगा, ये जितना भी मलबा होगा ये सब आके इधर जम जाएगा। ठीक है, तो इनसे क्या होगा, एक पर्वतों का निर्माण होगा। ये सारे कैसे बने हैं? ये सारे पर्वत, ये सारे इसी तरह तो बने हैं। ये वाले पर्वत कैसे बने हैं? ये ज्वालामुखी से ही बने हुए हैं। इसकी इन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? ये है अफ्रीका में है। और जो माउंट फ्यूजियामा है ये कहाँ पर है? जापान में है। ये मेनली वोल्केनिक माउंटेन्स की एग्जाम्पल्स हैं। और जो वोल्केनो हैं इनकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि यहाँ पर हमें बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं और बहुत सारे हमें टूरिस्ट स्पॉट भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि गोल्ड, कोल, काफ़ी हमें खनिज पदार्थ यहाँ पर मिलते हैं। तो ये हमारी देश की इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। और हम माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स में हम स्टोर हाउस ऑफ वाटर, जितने भी गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन सब का उद्गम कहाँ से होता है? माउंटेन्स से ही तो होता है, हिमालय से होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमें पानी पीने को तो वहीं से आता है। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन ग्लेशियर्स। बहुत सारी रिवर्स का जो सोर्स होता है वो ग्लेशियर में ही होता है, जो कि माउंटेन से निकलती हैं। रिजर्वर्स भी वहीं से काफ़ी बनाए जाते हैं, जो कि लोगों के इस्तेमाल के लिए होते हैं। और इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी इस्तेमाल की जाती है। और वहाँ पर माउंटेन के आसपास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा की जाती है। और वहाँ पर जो पर्वतों में मेनली कौन सी खेती बाड़ी की जाती है? टेरेस फार्मिंग, सूढ़ीदार जो खेती नहीं होती, ऐसे ऐसे होती है। जैसे कि पर्वत है, इसको काट के इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं कि जो मृदा अपरदन है वो कम हो। ठीक है, इसे हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं, टेरेस कल्टीवेशन। और माउंटेन्स में और क्या मिलता है? फ्लोरा और फौना, जो कि जैसे कि वहाँ पर हमें बहुत सारी वनस्पतियों के प्रकार मिलेंगे और बहुत सारे जानवर होंगे, उनकी टाइप्स मिलेंगी। ठीक है, और हमें फॉरेस्ट से क्या मिलेगा? जो हमारे जंगल होंगे, फॉरेस्ट से जो होंगे हमारे माउंटेन्स में ही होंगे ना, तो हमें उनसे और क्या क्या मिल सकता है? जैसे कि फ्यूल होगा, जो चारा होगा पशुओं के लिए, सूखी लकड़ियाँ मिलेंगी, रहने के लिए शेल्टर, और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, हमारी डेली लाइफ के लिए। गम, रेजिन्स और एडलेक्सिक साइड फॉर टूरिस्ट, जहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर आ सकते हैं, वहाँ पर घूम सकते हैं। तो एक टूरिस्ट स्पॉट भी बहुत अच्छा है ये। और सीन, ब्यूटी सीन के लिए, कि वहाँ पर नज़ारा जो होता है बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए वहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं। हम और बहुत सारे स्पोर्ट्स कर सकते हैं, जैसे पैरा ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग करते हैं ना लोग, वहाँ पर माउंटेन्स में ही करते हैं वो सारे। अब आ गया प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है? आपने माउंटेन्स तो देखा कि जो माउंटेन्स थे वो कुछ ऐसे थे, ऊपर से तीखे थे। और प्लेट्यू कैसे होंगे? ये माउंटेन ऊपर से फ्लैट होंगे, प्लेट्यू होंगे जो ऊपर से थोड़े फ्लैट होंगे, ये तीखे नहीं होंगे ऊपर से। तो ये जो प्लेट्यू होंगे, विश्व का सबसे जो ऊंचा प्लेट्यू कौन सा है? तिब्बत का प्लेट्यू है, जो कि 4000 से 600 मीटर तक है, 6000 मीटर तक है इसकी जो ऊंचाई है तिब्बत प्लेट्यू की। और दक्कन प्लेट्यू है जो कि सबसे पुराना है। डेक्कन का प्लेट्यू, दक्कनी पठार, जो कि हमारे भारत में है, वो हमारे साउथ में है। तो ये जो दक्कन का पठार है दुनिया का सबसे पुराना है और इंडिया का सबसे पुराना पठार है। और ईस्ट में है अफ्रीकन प्लेट्यू, केन्या का जो है अफ्रीकन प्लेट्यू है, और तंजानिया में प्लेट्यू है, युगांडा में है, और ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न प्लेट्यू है। ठीक है, आपने ये बातें याद रखनी है। और जो तिब्बत प्लेट्यू है उसकी ऊंचाई कितनी है? 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है, और ये हाईएस्ट है वर्ल्ड में। और यहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है? मिनरल मिलते हैं, मिनरल्स डिपॉजिट, और यहाँ पर कोल, गोल्ड, डायमंड की खदानें, हीरे की खदानें, और बहुत कुछ हमें यहाँ पर मिलेगा।
और मैग्नीज, जैसे कि हमें हमारे हमारे भारत में ही आयरन, कोल और मैग्नीज, लोहे की, कोयले की और मैग्नीज की खदानें कहाँ मिलती हैं? छोटा नागपुर प्लेटो पर मिलती हैं। और इसके आसपास कुछ ना वो भी आ जाते हैं, वाटरफॉल्स, जैसे झरने हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से भी पानी गिर रहा होता है, तो वहाँ पर झरने भी हो जाते हैं, फिर वो भी टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। जैसे कि सुबर्णरेखा और जोग फॉल्स कर्नाटका में है, और छोटा नागपुर प्लेटो में कौन सा है? सुबर्णरेखा। ये कौन सा है? हुंड्रू फॉल्स इसका नाम है। हुंड्रू फॉल्स छोटा नागपुर प्लेटो के सुबर्णरेखा रिवर पर स्थित है। और जो लावा जो निकलता है इसमें से, ब्लैक सॉइल, वहाँ से जो ब्लैक सॉइल निकलती है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। उसमें कॉटन की या फिर कुछ और भी हम कल्टीवेट कर सकते हैं, जो कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पर बहुत सारे स्पॉट्स होंगे अट्रैक्शन, टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए। ठीक है, अब आ गए हम प्लेन्स पे। प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स जैसे कि कोई भी हम प्लेन्स की अगर डेफिनेशन देंगे, मैदान की डेफिनेशन देंगे, तो 200 मीटर से अवब ना हो ये स्कूल, अपने समुद्रों से 200 मीटर तक की जो ऊंचाई होगी उसे हम प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा कई जगहों पे थोड़े ऊंचे भी हो जाते हैं, पर ये जो होते हैं लहरेदार होते हैं। ये प्लेन्स बनते कैसे हैं, ये मैदान है वो कैसे बनते हैं? जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो फिर क्या होता है, जो माउंटेन्स से या फिर रिवर्स आती हैं, जो रिवर्स आ रही होती हैं, वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेकर आती हैं। जब वो बहुत सारी मिट्टी लेकर आती हैं तो वो उसको खुरच के पहाड़ों से, पर्वतों से या फिर कहीं और से ज़मीन से, जब वो खुरच कर मिट्टी लाती हैं तो वो रास्ते में बिछा देती हैं, और पानी आगे निकल जाता है और मिट्टी वहीं रह जाती है। तो इस तरह से वो जो निर्माण होता है मैदानों का, वो बहुत ही उपजाऊ होते हैं, और इस तरह से मैदानों का निर्माण होता है। तो इसमें जो वो छोड़कर जाती हैं वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती हैं, जिसके कारण वहाँ पर जो लोग होते हैं, अब आपने कभी ये सोचा है कि जो मैदानों में है वो सबसे ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं? वो पर्वतों में इतने ज़्यादा लोग क्यों नहीं रहते? क्योंकि मैदानों में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, वहाँ पर हम घर अच्छे से बना सकते हैं, हम वहाँ पर खेती बाड़ी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसलिए प्लेन्स हैं जो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की आबादी रहती है। ठीक है, और लैंडफॉर्म एंड द पीपल, कि जो ह्यूमन है वो अलग अलग लैंडफॉर्म पे रहते हैं। जैसे कि पर्वतों में बहुत कम लोग रहते हैं और मैदानों में बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आज का लेसन था। कई बार नेचुरल कैलामिटीज़ भी आ जाती हैं, जैसे कि भूचाल आ गया, ज्वालामुखी फट गया, तो फिर लोगों को भी वहाँ पर फिर भी बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, फिर लोगों को जगह छोड़कर जानी पड़ती हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेसन था। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर, तो देखते हैं, अगर आपने अच्छे से चैप्टर समझा होगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स? सबसे मेजर लैंडफॉर्म्स कौन कौन सी हैं? एक तो होगी पठार, जिसे प्लेटू कहते हैं, माउंटेन्स पर्वत, और मैदान प्लेन्स। ठीक है, माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन्स एंड प्लेट्यू? पर्वतों और पठारों में हमें डिफरेंस बताना है। तो जो पर्वत होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचे होते हैं, ठीक है, और जो पठार होते हैं वो थोड़े से ऊपर से क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, ये तीखे नहीं होते, नीचे से बहुत मोटे होते हैं। तो ये इस तरह के ना, इनकी जो मेन डिफरेंस है उनका ये यही है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन? कि माउंटेन्स जो हैं, पर्वत हैं, कितने प्रकार के हैं? एक तो था, हमने पढ़ा था फोल्ड माउंटेन, सेकंड नंबर पर था ब्लॉक माउंटेन, और थर्ड वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, और इनको वलित पर्वत, भ्रंशोन्नित पर्वत, क्या था वो, अभी हम देख लेते हैं, हमने लिखा था, हाँ, भ्रंशोत्थ्य पर्वत, सही था, भ्रंशोत्थ्य पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू मैन? कि जो माउंटेन्स है वो मनुष्यों के लिए, ह्यूमन्स बीइंग के लिए वो कैसे यूज़फुल हैं? क्योंकि वहाँ पर हमें थोड़े से फॉरेस्ट मिल जाएंगे, वहाँ पर हमें ईंधन मिल जाएगा, वहाँ पर बहुत सारे हमें वाटर रिसोर्सेज मिल जाएंगे, वहाँ पर हम थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, और बहुत कुछ फ्लोरा एंड फौना को वहाँ पर हम सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे माउंटेन्स की जो है, हमें वहाँ पर टूरिस्ट साइट होती हैं। ठीक है, बहुत सारे स्पोर्ट्स किए जा सकते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग की जा सकती है, टूरिस्ट प्लेस बन सकता है यहाँ पर, फिर लोग बहुत टूरिस्ट आते हैं, ये सारी बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं माउंटेन्स के। प्लेन्स कैसे फॉर्म्ड हुए?
जब रिवर्स बहुत सारा क्या लेकर आई अपने साथ, जब रिवर अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी खुर्च खुर्च कर लेकर आई और उसे बिछा दिया, इस तरह ये क्या बन गए, प्लेन्स बन गए, मैदान बन गए। वाई आर द रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड, जो रिवर प्लेन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा, वहाँ पर आबादी क्यों है, थिकली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग क्यों रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम उन्हें एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह मिल जाती है, वहाँ की जो धरती होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो यहाँ पर खेती बाड़ी करने में समस्या नहीं आती, ट्रांसपोर्टेशन की कोई समस्या नहीं आती, और जो पर्वतों में उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितनी समस्या होती है, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम आबादी होती है, यहाँ पर यहाँ पर ज़्यादा होती है और वहाँ पर्वतों में कम होती है। माउंटेन्स, उन्होंने वही बात पूछ ली, वाई आर माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड, क्योंकि वहाँ का जो धरातल है, वहाँ का जो धरातल है वो ठीक नहीं है, प्लेन नहीं है, तो वहाँ पर लोगों को घर बनाने में बहुत समस्या होती है। अब प्लेन में जो होगा, मैदानों में लोगों को घर बनाने में इतनी समस्या नहीं होगी, पर पर्वतों में, पहाड़ों में कितनी घर बनाने में लोगों को कितनी समस्या होती है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर जो आबादी है बहुत ही कम होती है। द माउंटेन डिफरेंस फ्रॉम हिल्स इन टर्म्स ऑफ, जो पर्वत हैं वो छोटे छोटे जो पहाड़ होते हैं उनसे कैसे अलग हैं, एलिवेशन, स्लोप या एस्पेक्ट से, तो ये एलिवेशन से होते हैं, कि उनकी जो ऊंचाई होती है वो माउंटेन्स की ज़्यादा होती है, हिल्स की बहुत कम होती है। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन, जो ग्लेशियर्स हैं, हिमानी है, हिमनद है, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो माउंटेन्स पे। जब माउंटेन्स ही तो इतने ऊंचे ऊंचे चले जाते हैं, इतनी ऊंचाई होती है कि वो इतने ठंडे होते हैं कि वो बर्फ़ से ऊपर जम जाते हैं, उनके ऊपर बर्फ़ जम जाती है, तो वो ग्लेशियर ही तो होते हैं, तो ये माउंटेन्स में है। द डेक्कन प्लेटो इज लोकेटेड इन, जो डेक्कन प्लेट्यू है वो कहाँ पर स्थित है, डेक्कन प्लेट्यू क्या केन्या में है, ऑस्ट्रेलिया में या इंडिया में, तो ये डेक्कन प्लेट्यू इंडिया में है। द रिवर यांगसी फ्लो इन, जो यांगसी रिवर है ये कहाँ पर बहती है, क्या साउथ अमेरिका में बहती है, ऑस्ट्रेलिया में या चाइना में, तो इसका सही उत्तर है चाइना। एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस इन ऑफ यूरोप इज, एक इन्होंने बात की पूछी है कि जो सबसे महत्वपूर्ण पर्वत लड़ी है यूरोप में पाई जाती है उसका नाम क्या है, ये है अल्प्स। रॉकीज कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है नॉर्थ अमेरिका में, और एंडीज साउथ अमेरिका में। विश्व की सबसे पर्वत लड़ी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस इज एंडीज, वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस इज द रॉकीज। देखते हैं अब, अ डैश इज एन अनब्रोकन फ्लैट और अ लो लेवल लैंड, इसका सही उत्तर है प्लेन, मैदान है इसका आंसर, प्लेन। क्वेश्चन नंबर 2, द हिमालय एंड द एल्प्स आर एग्जाम्पल ऑफ, हिमालय और कौन से टाइप की माउंटेन्स हैं, ये कौन से प्रकार के पर्वत हैं, ये वलित पर्वत हैं, फोल्ड माउंटेन्स है ये, फोल्ड माउंटेन, फोल्ड यंग माउंटेन्स। डैश आर रिच मिनरल्स और डिपॉजिट, क्या ये प्लेट्यू है, प्लेट्यू एरिया, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स डिपॉजिट हमें मिलते हैं, पठार जिसे कहते हैं, ठीक है। द डैश इज ए लाइन ऑफ माउंटेन्स, ये कौन सी लाइन्स ऑफ माउंटेन्स जो लगी होती हैं, बहुत सारे पर्वत लगे होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, श्रृंखला हिंदी में कह सकते हैं उसे, रेंज। द डैश एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग, तो ये कौन सा होगा, कौन से एरिया बहुत होंगे प्रोडक्टिव फार्मिंग के लिए, ये होंगे प्लेन्स, ठीक है, प्लेन्स एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग। तो चलिए चलते हैं, हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। आपको ये हमारा चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपका सेशन देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।